बिहार के शिक्षक लेंगे इस चुनाव में अपने अपमान का बदला। याद रखेंगे बस 3 बातें और मिल जाएंगे उनके दिल को सुकून। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत में जहां बिहार के तमाम शिक्षकों ने एक से बढ़कर एक प्रहार झेले हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें अपमानित किया गया है और ये वक्त आ गया है। बिहार के सभी शिक्षक ये सोचकर दिल काट रहे थे कि आखिर एक न एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, और वो दिन भी आज आ चुका है जब बिहार में लोकसभा के 4 सीटों का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। साथियों, लोकसभा चुनाव के अंतर्गत बिहार के प्रथम चरण में जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं, उन चारों लोकसभा सीट का नाम है गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा। इन चारों सीटों पर आखिर किन की बढ़त है वो हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि शिक्षक आखिर कैसे अपने अपमान का बदला लेंगे और किन 3 बातों को याद करके उनकी जीत पक्की हो जाएगी और उनके मन को सुकून मिल जाएगा, इस पर हम चर्चा करें। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के शिक्षकों को अपने अपमान का बदला लेने के लिए इससे सुंदर अवसर अब दोबारा नहीं मिल सकता, क्योंकि शिक्षकों ने ऐसे ही समय का बेसब्री से इंतजार किया था और इस बार नहीं तो कभी नहीं शिक्षक ऐसे ही दंश झेलते रह जाएंगे, प्रताड़ित होते रह जाएंगे। उनकी सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा, उनके दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसके लिए शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने भी तमाम शिक्षकों से बीते शाम अपील की है कि खुद के साथ साथ अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर शिक्षक हमेशा चुनावी बदला लेने का प्रयास करे, और वैसी सरकार जिन्होंने शिक्षकों को अपमानित करने का भरसक प्रयास किया है, उनके बाल बच्चों को निवाला बनाकर रख दिया है, उसके लिए कम से कम एक सोच विकसित करे और रात भर जितोड़ मेहनत करके अपनी जीत को सुनिश्चित करे। आइए बंशीधर ब्रजवासी क्या कुछ कहते हैं, संक्षिप्त में देखिए और जरा सुनिए। जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है मेरे इनकलाबी साथियों, चुनाव की पूर्व संध्या है। अब समय जो है काउंटडाउन, 12 घंटा भी समय नहीं बचा है अब चुनाव मतदान शुरू होने में। ऐसे माकूल समय में हम संदेश देने के लिए आपके बीच में हैं। मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे इस संदेश को जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है वहां एक एक शिक्षक तक और शिक्षक परिवार, उनके मित्रों, सगे संबंधियों तक जरूर पहुंच जाना चाहिए। हमारा सीधा संदेश है, चुनाव जब राजनीतिज्ञ कोई भी पॉलिटिशियन अगर वोट की ही भाषा समझता है, लोकतंत्र तो लोकलाज से चलने का चीज था, लेकिन जब केवल वोट की भाषा समझते हैं तो आप कल वोट का चोट जरूर करिए। कल जो मतदान होना है लोकसभा का, यह मतदान शिक्षकों के सम्मान के लिए होना चाहिए। और मैं सीधे आपको यह चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने अपमान का बदला कल के चुनाव में नहीं लेते हैं तो अपने आप को चाणक्य का वंशज कहलाना बंद कर दीजिए और आपको शिक्षक होने पर धिक्कार है। कल का मतदान अपने मान सम्मान, अपने अस्मिता, अपनी गरिमा, अपने आत्म सम्मान के लिए करना है। और अभी से जितना समय बचा है, मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूं कि रात भर सोइए मत। अब जितना समय है उतने ही समय में आप अपने रिश्तेदारों को फोन करिए, सगे संबंधियों को फोन करिए, आप अपने ससुराल में फोन कीजिए, अपने साला साली को फोन कीजिए, अपने मौसा मौसी को फोन कीजिए, फुआ फूफा को फोन कीजिए, जितना रिश्तेदारी है उसको फोन कीजिए, दोस्त महिम को फोन कीजिए। किस लिए? कहिए कि इस बार का मतदान केवल शिक्षकों के सम्मान के लिए कर दीजिए। बिहार में शिक्षकों के सम्मान को जिस तरीके जूतों से रौंदा जा रहा है, आप इस अपमान का बदला लीजिए और लोगों से कहिए, अपने सगे संबंधी और अपने इष्ट मित्रों से, कि यदि आप हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो केवल भोज खाने वाला रिश्तेदारी रखने का कोई मतलब नहीं होता है। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में इन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए आप लोगों से आप अपील करिए, अपने रसोइया से अपील करिए। अगर रसोइयों को इतने वर्षों में न्याय नहीं मिला, 1500 रुपया पर काम करा रहे हैं रसोइयों से, 1500 रुपया में राजनीतिज्ञों का कुत्ता भी पलेगा क्या? तो इन रसोइयों को कहिए, रसोइया हमारे परिवार का सदस्य है, उनको भी कहिए कि अपने सगे संबंधियों से बात करें। और सभी लोग, जो लोग शिक्षकों के अपमान, शिक्षकों को के सम्मान को जूतों से रोकने का काम किए हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। और बिहार के नौजवानों को मैं संदेश देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, शिक्षित बेरोजगारों नौजवानों, जब बिहार का बेटा नकारा है, बिहार का बेटा लाचार है, बिहार का बेटा वह नाकाबिल है,
और उत्तर प्रदेश के लोग इतने ही काबिल हैं तो इन राजनीतिज्ञों को कह दीजिए कि वोट मांगने उत्तर प्रदेश चले जाए। या बिहार के नौजवानों के भी सम्मान की रक्षा, उसके रोजगार की लड़ाई है। जो फिजिकल टीचर, जो अभी फिजिकल शारीरिक शिक्षा अनुदेशक बहाल हुए हैं, मात्र 8,000 रुपया पर इन लोगों को काम करवाया जा रहा है। 8,000 रुपया में ये अपने स्कूल से सैकड़ों किलोमीटर, अपने घर से सैकड़ों मीटर की दूरी पर जो है नौकरी कर रहे हैं। 8,000 रुपया उनका परिवार कैसे पल रहा है? यह जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय और इस अत्याचार के खिलाफ आप लोग कल मतदान करिए और इसके लिए अभी से लग जाइए। लगातार सभी लोगों को फोन करिए, हाथ जोड़िए, आग्रह कीजिए कि कल का मतदान केवल हमारे मान सम्मान के लिए करिए, बिहार के शिक्षकों के लिए। उन बच्चों तक यह संदेश पहुंचाइए जिन बच्चों का 24 लाख बच्चों का नाम काटा गया और उन 24 लाख बच्चों को विद्यालय से बाहर कर दिया गया। ये तानाशाही के खिलाफ कल मतदान कीजिए। हम इसके लिए अपील कर रहे हैं लोगों से। उन बेटे और बेटियों से हम अपील करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिन लोग जो 8वीं पास किए हैं और यह कहा गया है कि आप अपने पंचायत के ही स्कूल में आप एडमिशन लीजिए। आपने यह तय कर दिया कि जो गरीब का बेटा है, गांव गरीब में पढ़ने वाला बेटा है, वह किसी जिला के किसी जिला स्कूल में वो एडमिशन नहीं ले सकता है। आप गरीबों के बच्चों को इस तरीके से आपने वंचित करने का काम किया है। जो ये बेंच डेस्क घोटाला हुआ है, जो समरसेबल घोटाला हुआ है, जो प्रीफैब स्ट्रक्चर घोटाला हुआ है, जो बैग घोटाला हुआ है, इन घोटालों का जवाब कल मतदान से करिए और सबक सिखाने का काम कीजिए। जो लोग प्रमोट कर रहे हैं अत्याचारियों को, उस अत्याचार के नाश के लिए, कल शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, बिहार के गांव गरीब के बच्चों के शिक्षा की रक्षा के लिए, स्कूलों की रक्षा के लिए और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को जो नीचा दिखाया गया और बाहर से अभ्यर्थियों को ला करके यहाँ पर पेपर लीक कराया गया, हजारों करोड़ रुपया पेपर लीक करके वसूली किया गया। पेपर लीक कराने वालों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे तमाम लोगों को सबक सिखाने के लिए कल का मतदान करिए। हम हाथ जोड़ के यही आग्रह करते हैं। और इन लोगों को अगर सबक नहीं सिखाइएगा तो फिर ये ऐसे समझने वाले नहीं है, ये लोग केवल वोट की भाषा समझते हैं। बस मैं यही आग्रह करता हूँ, आप तमाम साथियों को यह मैसेज पहुंचा दीजिए कि रात भर सभी लोग अपने अपने सगे संबंधियों, इष्ट मित्र, रिश्तेदारों, अपने छात्रों, अभिभावकों, सब तक यह मैसेज पहुंचाया जाए। और कल का मतदान या सुबह में आप जाइए और यह याद करके जाइए कि जो अन्याय हुआ है बिहार के लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ, स्कूल में बच्चों के साथ, इसके अपमान का बदला लेना। साथियों, बिहार के शिक्षकों को ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के शिक्षकों ने 3 बातों को याद कर लिया तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी और उनका खोया हुआ सम्मान निश्चित रूप से वापस हो जाएगा। आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो 3 बातें कौन से हैं जिन्हें शिक्षकों को हमेशा याद रखनी चाहिए और अपनी जीत सुनिश्चित करनी चाहिए। उन 3 बातों में प्रथम बात है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार है। याद रखना होगा साथियों कि सिर्फ 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार है एनडीए गठबंधन और दूसरा उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन। क्योंकि यह देश का चुनाव है कि किसी भी प्रत्याशी को देश या फिर बिहार के नागरिक अगर वोट करते हैं तो वह सिर्फ 2 ही प्रत्याशी के खाते में जाएंगे, जिसमें एक होगा इंडिया और दूसरा होगा एनडीए। तो शिक्षकों को सोचना होगा कि आखिर दोनों में कौन सी सरकार ने शिक्षकों को अपमानित की है, कौन सी सरकार ने शिक्षकों के बाल बच्चों को निवाला बनाकर रख दिया है, कौन सी सरकार ने बार बार शिक्षकों का दोहन किया है। और जहां बंशीधर ब्रजवासी कहते हैं कि सगे संबंधी भी इसमें भूमिका निभाए, तो हर किसी को चाहिए कि सिर्फ 2 प्रत्याशियों का नाम ही याद रखे, तीसरे का कहीं से भी कोई नाम नहीं है। एक है इंडिया तो दूसरा है एनडीए। आइए साथियों, शिक्षकों को दूसरी बात कौन सी याद रखनी है उस पर हम चर्चा करते हैं। कि साथियों, आप सभी जानते हैं कि तमाम शिक्षकों ने एक से बढ़कर एक आंदोलन किए। के पाठक के ऊपर राजनेताओं द्वारा कई प्रकार की दबाव भी डाले गए, लेकिन किसी के आगे के पाठक नहीं झुक पाए। उनके मन में जो भी आया शिक्षकों पर शिकंजे कसते चले गए, शिक्षकों को अपमानित करते चले गए। जहां के पाठक ने राज्यपाल महोदय की बात नहीं सुनी, जहां के पाठक ने शिक्षा मंत्री की बात नहीं सुनी, जहां के पाठक ने माननीय मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी, तो सोचने वाली बात है कि आखिर के पाठक के सर पे किसका हाथ है। साथियों, शिक्षक वैसे भी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के ज्ञाता माने जाते हैं और हर एक शिक्षक ये बातें जानते हैं कि आखिर के पाठक के सर पे किसका हाथ है, जिसके बदौलत वो सरकार, राज्यपाल और यहाँ तक कि चुनाव आयोग से भी टकरा जाते हैं।
और वो कोई नहीं जिसका भी हाथ उनके सर पे है। वो देश के शीर्ष पद पे बैठा इंसान है, जिनकी शक्तियों की बदौलत ही के पाठक शिक्षकों के साथ साथ बिहार के राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को भी आंखें दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। साथियों, याद रखने वाले दो बातें तो हमने जान ली, और तीसरी बड़ी बात है कि निरंकुश पर अंकुश लगाना काफी जरूरी होता है। साथियों, इसके लिए हम कहेंगे कि शिक्षक समाज है और शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होते हैं। शिक्षक ही ऐसे पद पर आसीन होते हैं जिनका काम होता है गांव के छोटे छोटे गली मोहल्लों से लेकर देश के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाना। और इस बार अपनी भूमिका के क्रम में शिक्षकों को चाहिए कि वो अंकुश लगाने पर विचार करें। साथियों, सोचने वाली बात है, आपकी इच्छा जो हो वही होगा, लेकिन एक बार शिक्षकों के साथ साथ आम आवाम को भी सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति पर अंकुश लगाइए जो कि निरंकुशता की ओर कदम बढ़ा दिया है। 2 बार आपने समय दे दिया, एक बार हर हाल में समय मत दीजिए, एक बार अंकुश लगाइए। ये सही है कि अगली बार अपने दिलो जान से मेहनत के बदौलत इसे आप मौके देकर फिर से शीर्ष पद पे बिठा दीजिए, लेकिन एक बार अंकुश लगाना अनिवार्य बनता है, राष्ट्र हित के लिए, आम हित के लिए और शिक्षक हित के लिए। साथियों, किसी ने सही कहा है कि अगर आप निरंकुशता को झेल रहे हैं तो एक बार अंकुश लगाने का प्रयास जरूर कीजिए। तो इस बार के वर्ष 2024 के चुनाव में तमाम शिक्षक वर्तमान में भारत के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास करें, ताकि उनकी निरंकुशता पर रोक लग सके और अगली बार इच्छा हो तो दिलो जान से मेहनत करके उनको एक और अवसर प्रदान कर दे। साथियों, ये 3 बातें हैं जिन पर विचार करना अति अनिवार्य है। अगर शिक्षकों ने इन तीनों बातों को याद कर इस बार के चुनाव में अपनी भूमिका निभा दी तो शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाएगा। साथियों, आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में जहां सिर्फ सिर्फ 2 ही उम्मीदवार है, एक है एनडीए और दूसरा है इंडिया, आखिर इन दोनों में प्रथम चरण के चुनाव में किसकी बढ़त है। साथियों, विभिन्न ओपिनियन और विभिन्न मीडियाओं के माध्यम से जो खबरें छन के आई है, उसके अनुसार बिहार के लोकसभा के चुनाव के प्रथम चरण के दौरान 4 सीटों पर हो रहे चुनाव में इंडिया गठबंधन 3-1 से आगे चल रहे हैं। आखिर किन किन सीटों पर आगे चल रहे हैं और कैसे आगे चल रहे हैं, आइए हम बारी बारी से जानते हैं। साथियों, 4 सीटों में प्रथम सीट का हम नाम ले तो वो है गया। आप सभी अवगत हैं कि गया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी हम पार्टी से ही उम्मीदवार हैं, तो वहीं उनके प्रतिद्वंदी है कुमार सर्वजीत। साथियों, वहां जीतन राम मांझी कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं और कुमार सर्वजीत वहां मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी के बारे में बता दिया जाए तो जीतन राम मांझी वर्तमान में जो चुनावी सभा कर रहे हैं, उसमें उनको पब्लिकों द्वारा काफी भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि उनको गांव से भागने की भी सलाह दे दी गई है। दूसरी कमजोरी का कारण साथियों, जीतन राम मांझी इस बार चौथी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाए थे, परंतु उसमें हार गए थे। और जीतन राम मांझी के कमजोरी का तीसरा कारण कि वहां के वर्तमान सांसद जो जदयू कोटे से है विजय मांझी, वो एक दिन भी आकर मीडिया के समक्ष ना तो जीतन राम मांझी के पक्ष में कोई जवाब दिए और ना ही जीतन राम मांझी के लिए एक भी वोट मांगने के लिए क्षेत्र में निकले। विजय मांझी सिर्फ अपने आप को बीमार साबित करते हुए अपने ही कमरे में बंद हो गए। इस तरह से तीनों बिंदुओं के आधार पर जीतन राम मांझी कमजोर साबित हो रहे हैं, तो वहीं कुमार सर्वजीत काफी मजबूत इस रूप में दिख रहे हैं कि उन्होंने गया जैसे सुखाड़ क्षेत्र में किसानों के लिए अपना बहुमूल्य भूमिका निभाई है और उन्होंने किसानों के फसल बचाने में अपना बड़ा योगदान दिया है। उनके मजबूती का दूसरा बड़ा बिंदु है कि कुमार सर्वजीत के पिता राकेश पासवान ही जीतनराम मांझी को लोकसभा चुनाव में हराते आए हैं और कुमार सर्वजीत का परिवार राजनीति मामले में पूर्व से ही काफी महारत हासिल कर चुकी है, जिसके सामने जीतन राम मांझी फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। इस तरह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत की जीत पक्की नजर आ रही है। वहीं साथियों, दूसरे सीटों के बारे में चर्चा करें तो वो सीट है जमुई।
आप सभी अवगत है कि जमुई से चिराग पासवान ही उम्मीदवार हुआ करते थे, परंतु इस बार चिराग पासवान ने वहां बाहरी उम्मीदवार को खड़ा करके रख दिया है और वो कोई और नहीं चिराग पासवान के ही अपने जीजा अरुण भारती है, जो कि एनडीए की ओर से उम्मीदवार है। तो वहीं उनका प्रतिद्वंदी जो कि इंडिया का उम्मीदवार है वो है अर्चना रविदास। साथियों, जमुई में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा इस बार बहुत ज़्यादा महत्व रखने लगा है और आम आवाम की नज़रों में उनको देखने वाला स्थानीय व्यक्ति ही सही प्रतीत होता है। उसके अंतर्गत हम बता दें कि इंडिया के उम्मीदवार अर्चना रविदास, जिनका मायके और ससुराल दोनों ही जमुई है, साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि अर्चना रविदास के पति यादव समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी राजनीति में अच्छी पकड़ है। जमुई की आम जनता ने बाहरी भगाओ का भी नारा दिया है और स्थानीयों को मौका देने का भी वादा किया है। इस आधार पर कह दिया जाए तो जमुई सीट भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। वहीं साथियों, तीसरे लोकसभा सीट के बारे में बता दिया जाए तो वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद राजपूतों का गढ़ है, इसलिए इसे चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। आप सभी को बता दें कि औरंगाबाद में एनडीए की ओर से उम्मीदवार है सुशील कुमार सिंह, तो वहीं इंडिया के उम्मीदवार है अभय कुशवाहा। साथियों, एक बड़ी बात यह है कि औरंगाबाद में हमेशा राजपूत समाज के ही लोकसभा सांसद हुआ करते थे और इस बार पहली बार है जब राजपूत और कुशवाहा आमने सामने है। आइए हम चर्चा करते हैं कि सुनील कुमार सिंह के पक्ष में कमजोरी क्या है और अभय सिंह के पक्ष में मजबूती क्या है। साथियों, सुनील कुमार सिंह जो राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और सबसे बड़ी बात कि बीते 7 बार से कांग्रेस का ही वहां सांसद रहा है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि औरंगाबाद में आरजेडी का सीट बना है और वहां आरजेडी ने राजपूत को टिकट ना देकर कुशवाहा समाज को ही टिकट दिया है और उसका उम्मीदवार है अभय कुशवाहा। सुशील कुमार सिंह के कमजोरियों के पक्ष में कह दिया जाए तो लगातार 7 बार कांग्रेसी सांसद होने के कारण ढेर सारे राजपूत समाज कांग्रेस का सदस्य बन चुके हैं और वे सभी के सभी कांग्रेस को ही समर्थन दे रहे हैं। दूसरी, अगर जातिगत वोट के बारे में बता दिया जाए तो वहां एनडीए के पक्ष में कुल जातियों की संख्या जिनकी गिनती की जाती है उनकी संख्या होती है 4.25 लाख, तो वहीं इंडिया के पक्ष में जातीय समीकरण के आधार पर संख्या होती है 5,25,000। जहां साथियों एनडीए के पक्ष में जातियों की संख्या में राजपूत समाज भी समाहित है, जिनके ढेर सारे कार्यकर्ता कांग्रेसी है। वहीं साथियों अभय कुशवाहा के मजबूती के पक्ष में कह दिया जाए तो अभय कुशवाहा एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां छेड़ दिए हैं। वहां चुनावी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और वो मुद्दा है कि ये कुशवाहा नेता की हत्या राजपूत समाज के बड़े नेता के इशारे पर करा दी गई थी। ये एक मुद्दा बना दिया गया है और इसके आधार पर कुशवाहा एक पक्ष में आ गए हैं। उनको ना तो सम्राट चौधरी नजर आते हैं और ना ही उपेंद्र कुशवाहा नजर आते हैं, जो कि अभय कुशवाहा के पक्ष में मजबूती प्रदान करता है। साथियों, उधर अभय कुशवाहा के मजबूती के पक्ष में कहा जाए तो अभय कुशवाहा का इतिहास रहा है कि उन्होंने जो भी चुनाव पहली बार लड़ा है उसमें सफलता जरूर पाई है। अभय कुशवाहा मुखिया का चुनाव लड़े हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़े हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। तीनों में उन्होंने पहली बार में ही सफलता प्राप्त की है और इस बार पहली बार संसद का चुनाव लड़े हैं। तो आम आवाम का कहना है कि इस बार भी उनकी जीत पक्की होगी। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो औरंगाबाद सीट भी इंडिया के पक्ष में जाते नजर आ रहा है। वहीं साथियों चौथे सीट के बारे में बता दिया जाए तो वह सीट है नवादा और वो सीट पूरी तरह एनडीए के पक्ष में जाते नजर आ रही है। साथियों नवादा के बारे में बता दिया जाए तो वहां एनडीए के उम्मीदवार है विवेक ठाकुर, तो वहीं इंडिया के उम्मीदवार है श्रवण कुशवाहा। विवेक ठाकुर के पक्ष में माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इत्यादि बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े सभाएं की है, जिसके कारण आमजनों को अपनी ओर आकर्षित करने में वे सभी बड़े लीडर सफल साबित हुए हैं। इस तरह से एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर मजबूत नजर आ रहे हैं। तो वहीं इंडिया की ओर से राजद के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा कमजोर साबित हो रहे हैं, क्योंकि श्रवण कुशवाहा के बारे में बता दिया जाए तो नवादा से ही विनोद यादव
जो निर्दलीय चुनाव लड़ गए हैं। विनोद यादव को टिकट न मिलने के कारण उन्होंने वहां महागठबंधन के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है और इसका नतीजा हुआ है कि ढेर सारे वोट विनोद यादव अपने पक्ष में कर लिए हैं और जिसका पूरा बुरा प्रभाव श्रवण कुशवाहा पर पड़ेगा और इस तरह से विवेक ठाकुर की जीत पक्की हो जाएगी। तो साथियों, इस तरह से 4 सीटों में 3 सीटें महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आ रही है और 1 सीट एनडीए के पक्ष में नवादा सीट जाती नजर आ रही है। तो इस तरह से बिहार में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत प्रथम चरण के 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन 3-1 से आगे चल रही है। तो साथियों, ये थे आज के अहम खबर और अहम विचार। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ आप सभी का इन तमाम बिंदुओं पर क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।